तरीके से सामाजिक कार्य किया और अब वो लोगों को रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले दोनों रूप में सुविधा मुहैया कराने की अपनी संस्था की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ श्री नरेंद्र कुमार जी, आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक। जोरदार तालियों के साथ श्री नरेंद्र जी का स्वागत। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। बिहार के कार्यक्रम में आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक और अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मनिर्भर भारत एक बात थी, फिर आत्मनिर्भर बिहार, हमने एक मुहिम यहां चलाई हुई। आत्मनिर्भर सेना, क्या इसके पीछे उद्देश्य है और क्या मकसद? देखिए, निश्चित तौर पर जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके लिए एक बहुत प्रयास की ज़रूरत है और बहुत सारी योजना है सरकार की जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने कोविड वेव 1 में काम शुरू किया और बहुत बड़े लेवल पे काम किया हम लोगों ने। हम लोगों का सीतामढ़ी में एक प्रॉपर कॉल सेंटर चल रहा था जिसे वार रूम का नाम दिया था हम लोगों ने। तो वहीं से ख्याल आया कि क्यों ना इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसे आर्थिक आत्मनिर्भर होता है, सामाजिक आत्मनिर्भरता होती है, और इन सब मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं। और जो ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आप जो है जॉब क्रिएटर बनिए और जॉब देने वाले बनिए, और जॉब के पीछे न भाग के जॉब देने का जो कार्यक्रम है उस पर हम लोग काम करते हैं। साथ में ही जो विमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, इन सब पे हम लोग काम करते हैं। और जो वोकेशनल इश्यूज़ है हमारे यहाँ की, जो शिक्षा पद्धति हमारी है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयार किया जाता है, जो ब्रिटिश के सिस्टम से ही चल रहा है हमारे यहाँ। तो उस पर भी हम लोग लोगों को बताते हैं कि आपको एक एजुकेशन चाहिए जिससे आप रोज़गार उन्मुख हो सके, और कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप बेरोजगार ना हो। और बिहार में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग निरंतर रूप से काम करते हैं। जैसा मैंने आपका इंट्रोडक्शन देते हुए भी कहा कि आपकी शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर में हुई, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई करने के लिए आप दिल्ली चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि एक नरेंद्र नहीं है, पूरे तिरहुत प्रमंडल में कई ऐसे नरेंद्र हैं या कई ऐसे सुरेंद्र और कई ऐसे रविंद्र भी हैं जो पढ़ाई करने के लिए मुजफ्फरपुर आते हैं, इस ऐतिहासिक, इस सांस्कृतिक और इस शिक्षा की नगरी में। लेकिन जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो फिर वो पलायन कर जाते हैं, वो दूसरी जगह पर जाते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में क्या गड़बड़? अपने केस स्टडी के एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझाइएगा तो बेहतर होगा। देखिए, यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनमें तो बहुत क्षमता है। यहाँ गणित के लिए हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा हो और समय पर शिक्षा हो, तो उसका एक बहुत बड़ा अभाव है। बिहार यूनिवर्सिटी का अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको 5 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। और ये भारत में शायद यही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 5 साल लगता है। तो और इसके वजह से होता क्या है कि आप सब समझ सकते हैं कि यूपीएससी में, मैं एक्चुअली मुझे सीए मजबूरी बन गया, मुझे आईएएस बनना था। लेकिन उस समय क्या होता है कि 2 साल तो आपका ऐसे ही खराब हो जाता है। 32 साल जनरल के लिए एज है, 35 साल, तो 2 साल तो आप ऐसे ही गंवा दिए। और आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका पैटर्न क्या होगा, क्या पढ़ना है आपको आज के समय में अगर बिहार यूनिवर्सिटी से पास होना है तो पिछले 4 साल का क्वेश्चन आप रट लीजिए और पास हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं इस पे यहाँ पर एग्री करते होंगे कि 4 साल का क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। क्वेश्चन मिल जाता है कई बार। तो ऐसी व्यवस्था को देखा आपने कहा कि नहीं, यहाँ हमारे लिए सही नहीं बैठेगा। पहले कुछ बाहर जाके करें, फिर वापस आए, और तभी कुछ कर पाएंगे। जब आपके पास कुछ होगा तभी आप कुछ समाज को दे सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से मैं दिल्ली गया। दिल्ली में ट्यूशन पढ़ा करके, बच्चों को पढ़ा करके सीए कंप्लीट करी, फिर सीएस किया और जॉब किया काफ़ी समय तक। फिर अपना व्यवसाय स्टार्ट किया। आज 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं हमारे यहाँ। और बिहार में भी हम लोगों ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बिहार में करना चाहते हैं ताकि जो रोजगार का जो इशू है उस पर काम हो सके। तो शिक्षा व्यवस्था में गलती कमी कहाँ है? 5 साल का भ्रष्टाचार है, इसको सुधारेगा कौन? देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। आज बिहार का अगर भ्रष्टाचार में आप रैंकिंग देखेंगे तो हमारा मतलब टॉप में वैसे गरीब हैं और टॉप में भ्रष्टाचार भी है। यूनिवर्सिटी है हमारा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, कॉलेज सिर्फ कॉलेज के लिए रह गया, वहाँ पर क्लासेज नहीं होती है। अगर आप इससे चैनल के माध्यम से आप सब किसी भी कॉलेज का आप कवरेज करेंगे,
हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। सभी सभी कॉलेजों को आप एक पैमाने पर नहीं देख सकते। 80% की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हम लोग इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, उनसे पूछते हैं कि अरे बिहार में पढ़ रहे हो, यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हो? तो कह रहे हैं नहीं, वहाँ तो हमारा काम चल जाता है। बहुत सारे लोग बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो कहीं और घूम रहे हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और स्टेट में वो काम भी कर रहे हैं और उनको उनका क्लास पूरा हो जाता है। तो वो ग्रेजुएशन जो हम ग्रेजुएट युवा और पोस्ट ग्रेजुएट युवा जो सोसाइटी को दे रहे हैं वो स्किल्ड है ही नहीं। उसने तो सिर्फ पढ़ाई एग्जाम पास करने के लिए किया है, तो युवा की गलती नहीं। जैसा हम सिस्टम बनाएंगे वैसा ही निकल के आएगा। इसके लिए जरूरी यह है कि जिस दिन 3 साल पूरे हो रहे हैं आपका 12वीं करने के बाद, 3 साल में जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा, परीक्षा पद्धति डिफिकल्ट नहीं होगी, कठिन नहीं होगा और देश के मानक पर नहीं होगा, वैसी हालत में हम कैसे भारत के बाकी जिलों से, बाकी राज्यों से कम्पीट कर पाएंगे। साथ में हमारा जो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल है उसमें आपको नंबर जो स्कोरिंग पद्धति है वो खराब है हमारी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बिहार के युवा को दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी जो बड़े शिक्षण संस्थान है वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है। तो जो लोग CBSE से पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, जो बेचारे गरीब हैं गाँव से पढ़ के आए हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस पर काम करने की जरूरत है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। भारत को तरक्की करनी, आत्मनिर्भर बनना है तो बिहार को भी आगे बढ़ना होगा, उसमें सहयोग करना होगा। बिहार को अगर सफल होना है, विकसित होना है तो मुजफ्फरपुर की भी उसमें भूमिका होगी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के आंकड़ों पर तो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन गरीबी और पिछड़े के पैमाने पर बिहार को सबसे नीचे उस पर आंका गया। राजनीतिक हलकों में पिछले 2-3 दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग चल रही है। हालांकि मांग बहुत पुरानी है। ये विशेष राज्य का दर्जा क्या कोई अलादीन का चिराग है? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सही तरीके से समझा भी सकते हैं, बारीक नजर भी रहती है आपकी। क्या ये अलादीन का चिराग है? जरूरत है इसकी चिराग की? निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, समाज का एक वर्ग जब पीछे रह जाता है तो उसको हम आरक्षण देते हैं कि आप आरक्षित बनो और आप आगे बढ़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था कि भाई एक तबका जो हमारे समाज का है पीछे रह गया। वैसे ही अगर हमारा बिहार आज पॉवर्टी है, पॉवर्टी जो गरीबी का इंडेक्स है, शिक्षा का इंडेक्स है, उसमें पिछड़ता जा रहा है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो उसके कई सारे फायदे हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से कुछ एक व्यक्ति को ही इसके बारे में जानकारी है कि ये मिलता कैसे है। देखिए, इसका पूरा एक प्रोसेस है। नीति आयोग जो एक संस्था है जिसके हेड माननीय प्रधानमंत्री जो उसके चेयरमैन है, तो उसमें एक रिपोर्टिंग होती है कि जो राज्य का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और जो ढांचागत विकास हुआ है वहाँ पर, वो अगर नेशनल इंडेक्स से नीचे है तो उसको गरीब राज्य माना जाता है, फिर उसकी रैंकिंग की जाती है। जब हम बात करते हैं विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का मतलब यह है कि हमारे जो सरकारी फंड है, अभी क्या होता है कि भारत सरकार बिहार सरकार को 60% देती है। सपोज आप बात कीजिए 1 लाख करोड़ का कोई योजना केंद्र सरकार देना चाहती है तो 60,000 करोड़ ही मिलेगा बिहार सरकार को, और 40,000 करोड़ बिहार सरकार को अपने जेब से लगाना पड़ेगा। बिहार सरकार का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट रहा है अभी तक। अगर जैसे ही ये स्पेशल राज्य में बन जाएगा, जैसे आप देखिए जो आर्टिकल 371 में डिफाइंड है, जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय कई सारे राज्यों को रखा गया, तो उसमें अगर बिहार को सिर्फ 5 साल के लिए रखा जाए और जो राज्य विकसित हो चुके हैं, जिनको उनका लाभ मिल चुका है, अगर उसकी समीक्षा की जाए कि भाई अब उनका समय पूरा हो चुका है और जो लोग गरीब रह गए हैं, जैसे आज यूपी है या झारखंड है, झारखंड बिहार के बाद 2nd पोजीशन पे आता है, तो 5-5 साल पर इसका मूल्यांकन हो। या आरक्षण की तरह बन जाएगी, जिंदगी भर आपको आरक्षण मिल रहा है, बाप को आरक्षण मिला, बेटे को मिले, एक ही पत्ती पे मिलना चाहिए। तो वैसे ही जो आर्थिक आरक्षण की बात है वो बिहार को मिलना चाहिए और 5 साल को दीजिए। 5 साल में अगर विकास अचीव होता है तो कंटिन्यू रहेगा, तो उसकी मूल्यांकन करनी पड़ेगी। और जो राज्य जिनको मिल चुका है उनको अगर उनका विकास सही हो रहा है तो उनको हटाया जाना चाहिए उस लिस्ट से। आप खुद भी युवा हैं और युवा शक्ति की क्या समस्या बिहार में और मुजफ्फरपुर में आप देखते हैं, किन चीज़ों से आप जूझे? सीतामढ़ी में आप रहे, मुजफ्फरपुर में पढ़े। बेरोजगारी के आप सबसे बड़ा संकट मान रहे हैं और इसको दूर कैसे किया जाएगा? अभी हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े, उन्होंने भी कहा कि जॉब गिवर बनना चाहिए, जॉब टेकर नहीं बनना चाहिए। नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी करें और नौकरी दें, ऐसा आपको करना चाहिए। या बोलना आसान है या करना भी आसान है? देखिए, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। और हमारे युवा सबसे 3rd लार्जेस्ट युवा है भारत में, बिहार में। और बेरोजगारी का जो समस्या है उसका एक मूल्य कारण यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो मेरिटियस स्टूडेंट है, बहुत हार्ड वर्कर है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, CA, IAS का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और जो बाकी रिमेनिंग 97% रह जाता है
वो कहीं ना कहीं मजदूर या कह सके तो मजदूर के आसपास की लेवल में या बेकारी से गुजरते हैं, क्योंकि उनके पास एक डिग्री होती है, वो उस काम को करना नहीं चाहते हैं। तो वैसे समस्या में वैसे जो हालत हमारे यहाँ है, उसके लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है हमारी शिक्षा पद्धति में। और शिक्षा पद्धति में जब तक वोकेशनल स्टडीज स्टार्ट नहीं होगा, कि जैसे आज बात करें आप इंग्लिश की, तो बिहार के ज़्यादातर युवा जो आज पढ़ रहे हैं, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने इंग्लिश को हटाया था 10वीं कक्षा से, आज तक किसी भी सरकार ने उसको देखने की चेष्टा नहीं करी कि क्यों हटाया गया था उसको। उस समय की हालत बहुत अलग थी, बिहार में लोग 10th पास नहीं कर पा रहे थे, आज काफ़ी संख्या में पास कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश को अगर अनिवार्य बनाया जाए तो उससे क्या होगा कि जो बिहार के युवा हैं वो ग्लोबल इंडेक्स में, ग्लोबली अगर आपको यहाँ से दुबई में जाना है, बाहर में भी आप काम कर सकते हैं, तो वो हमारे बिहार के लोगों को बहुत दिक्कत आती है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, मुझे भी बहुत दिक्कत आई कि सीए का सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। तो इस पर तो सबसे पहले तत्काल ज़रूरत है, पाठ्यक्रम को बदला जाए और जो हमारे स्कूल्स हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, और स्कूल चले और वहाँ पर वोकेशनल स्टडीज हो, बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाए। और जब बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी जो निकल के आता है उसमें जब स्वरोजगार की बात आती है तो कैपिटल की बात आती है कि भाई पूंजी कहाँ से आएगा। तो ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय हैं, उनके पास पूंजी की कमी होती है। तो सरकार को सब्सिडी ना दे करके एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, कि आप ट्रेनिंग ले करके जो आपका इंटरेस्ट है वो व्यापार करिए। इस पर गुजरात में और यूपी और कर्नाटका में काफ़ी बड़े लेवल पर काम किया गया। उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आप आकर के सपोज आपको मोमबत्ती की फैक्ट्री लगानी है, तो आज आप गूगल में यूट्यूब पे जा करके देखेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। या आप डेयरी लगाना चाहते हैं, डेयरी यूनिट बिहार आज के टाइम पे 17 लाख लीटर का हमारा पर डे का डिमांड है और हमारा खुद का कंजम्पशन 7 लाख लीटर है। 10 लाख लीटर दूध हम लोग दूसरे राज्यों से मंगाते हैं। तो सोचिए 10 लाख अगर लीटर है तो डिवाइड बाई आप 4 कर लीजिए, तो 2.5 लाख से 2 लाख गाय पाला जा सकता है। सरकार की योजना भी है लेकिन लोगों को पता नहीं है। मैं इसी पे एक छोटा सा सवाल ये जानना चाह रहा था, आखिरी में जवाब भी छोटा सा ही चाहूंगा आपसे, कि औद्योगिक नीति की अगर बात करते हैं, बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि लैंडलॉक स्टेट है हमारा, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ज़मीन के दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र करें, जो कृषि आधारित उद्योग, क्या सिर्फ उनकी संभावना है? अगर संभावना है तो वो क्यों मूर्त रूप नहीं पूरी तरह से ले पा रहे हैं, और बाकी उद्योग क्या नहीं लग सकते क्या? देखिए, बिहार लैंडलॉक स्टेट अकेले ही नहीं है, हमारे देश में यूपी है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बिहार का जो लैंड एरिया है वो कम है, और वो वही कारण है कि नीति आयोग ने बिहार को गरीब माना है, क्योंकि हमारे पास, आपके पास 3 बीघा ज़मीन है और मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है। तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी ज़्यादा होगी, आपके यहाँ बाढ़ नहीं आता, मेरे यहाँ बाढ़ आता, फिर भी हम आस पास हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक नीति की। औद्योगिक नीति में अभी क्या है कि हमारे यहाँ काफ़ी हार्डवर्क हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे 1 साल में, तो जब से शहनवाज जी बने हैं उद्योग मंत्री, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ बड़े उद्योग को लाने के लिए, कि उनकी प्राथमिकता ये है कि बड़ा उद्योग आए, लेकिन साथ में ही हमें छोटे उद्योग को भी लाना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे आईटी के युवा बिहार से बाहर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। बहुत सारे हमारे जो बिजनेस मॉडल है, जिसको आप मुजफ्फरपुर में रह के कर सकते हैं, आज लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, तो छोटे छोटे लैंड ब्लॉक्स दिए जाए। जैसे आज यहाँ पर एक ही इंडस्ट्रियल एरिया है, वो जो बरसों पहले बना था, बेला इंडस्ट्रियल एरिया। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो लोग लैंड लेते हैं, उनको लैंड लेने के बाद उनको करना क्या है वो नहीं बताया जाता। तो सरकार को चाहिए कि आप सबके लिए व्यापार खोलिए, व्यापार में सिर्फ बड़े घराने को नहीं, सबको मिले जगह, और छोटा छोटा व्यापार, और उसकी पूरी ट्रेनिंग, जानकारी, और 1 विंडो क्लियरेंस, कि एक ही जगह पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि कोई भी सरकारी अधिकारी उसको परेशान न करे, क्योंकि बाहर का व्यक्ति भी अगर बिहार में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कि उसको पता है कि यहाँ का जो नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो मुझसे परसेंटेज मांगेगा कि भैया अपना परसेंटेज ऑफ कैपिटल दे दो। ये सब समस्या पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है, और सरकार के साथ साथ जन भावना में हम सबको काम करने की ज़रूरत है। जो लोग बिहार के बाहर है, कि वो बिहार वापस आए। वो बिहार नहीं है अब जो आप छोड़ के गए थे, बिहार बदल गया है। तो इस बदलाव के साथ अब अपना कुछ ना कुछ वेंचर डालिए, तभी आप बदलेगा। बाहर बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, आकर ही कुछ करना पड़ेगा। जो मेरा आपके विचार और हमारे सवालों के जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। करना चाहूंगा और आग्रह करूंगा मैं शैलेंद्र जी से कि श्री पीके शाही जी, लोक अभियोजक जी को मंच पर लेकर आएं, ताकि हम हमारे कार्यक्रम के
आज के अति विशिष्ट अतिथि नरेंद्र जी को सम्मानित कर सके, मोमेंटो भेंट कर सके जी बिहार झारखंड की तरफ से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, क्योंकि टीवी में ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है और ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है।